स्वागत है आर्यन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। करंट अफेयर्स के इस सेशन में आज बात करेंगे हम देश, दुनिया और राजस्थान के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। पिछले करंट अफेयर्स को आप कंटिन्यू देख रहे होंगे, आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नियमित रूप से करंट अफेयर्स की चीज़ें मिले। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है ये। किसी भी परीक्षा में 15 से 20% जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट अफेयर से संबंधित पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करें। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट एक आई है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। इसके अनुसार विश्व में कुछ प्रजातियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरे में हैं और वो प्रजातियां बड़ी चर्चा में चल रही है। एक अमर तेंदुआ जो पूर्वी रूस में पाया जाता है, एक ब्लैक राइनो जो अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है, और एक सुंदा बाघ जो सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में पाया जाता है। ये प्रजातियां जो है वो हाल ही में खतरों में बताई गई है। अभी हाल ही में मई 2022 में चक्रवाती तूफान आया जिसने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल को जबरदस्त प्रभावित किया। उस चक्रवाती तूफान का नाम है असानी। उस चक्रवाती तूफान का क्या नाम है? असानी। राखी गढ़ी हरियाणा का एक फेमस स्थल जिसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता के एक शहरों में से एक है। राखी गढ़ी क्या मिला है? यहाँ से आभूषण बनाने का एक बहुत बड़ा कारखाना मिला है। तो राखी गढ़ी जहाँ 4000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल जो हरियाणा में है, यहाँ से हमें एक आभूषण बनाने का कारखाना मिला है। पुरातात्विक इतिहास की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण खोज है जो सिंधु घाटी सभ्यता के तकनीकी पक्ष पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालने के काम में आएगी। कान फिल्म फेस्टिवल यह हाल ही में फ्रांस में हुआ है और इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी कि जूरी मेंबर्स में दीपिका पादुकोण को शामिल किया है और भारत को भी इसमें एक विशेष देश का दर्जा दिया है। इस कान फिल्म फेस्टिवल में भारत की ओर से पहली बार एक लोक कलाकार ने प्रस्तुति दी है। भारत की ओर से पहली बार एक लोक कलाकार ने प्रस्तुति दी है और उस लोक कलाकार का संबंध है साथियों कहाँ से? राजस्थान से। कहाँ? राजस्थान में कहाँ से? तो जैसलमेर जिले का है मांगणियार कलाकार। गांव का नाम है सत्तो जैसलमेर। सत्तो जैसलमेर। और उस लोक कलाकार का नाम है मामे खां। पेपे खां नहीं है भाइयों, पेपे खां एक अलग लोक कलाकार है जिसका संबंध सुरनाई वादक से है और उसका संबंध भी जैसलमेर से है। लेकिन जिसने कान फिल्म फेस्टिवल में भारत की ओर से लोक कला प्रस्तुति दी है उस कलाकार का नाम है मामे खां, जिसका संबंध है सत्तो गांव जैसलमेर से। मांगणियार कलाकार है। मांगणियार कलाकार लंगा कलाकार जैसलमेर बाड़मेर में काफ़ी पाए जाते हैं। ये गाने बजाने वाली एक प्रोफेशनल जाति होती है और इन्हीं प्रोफेशनल जाति में से एक कलाकार मामे खां को पहली बार भारत की ओर से कान फिल्म फेस्टिवल में लोक प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया गया। तो ये अपने देश और अपने राजस्थान के लिए बड़ा गौरव की बात है। मामे खां पार्श्व गायक कलाकार भी हैं। इन्होंने कई सारी फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है। लक बाई चांस, सोन चिड़िया, नो वन किल्स जेसिका जैसी फिल्में हैं जिसमें इन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक भी दिया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में विश्व का कौन सा देश नंबर 1 पे है? वही देश जो मानव विकास सूचकांक में भी हमेशा नंबर 1 पे लगातार रह रहा है, नॉर्वे। सबसे नंबर 1 पे कौन सा देश है? तो नॉर्वे। और सबसे अंतिम में कौन सा देश है? तो कम्युनिस्ट देश है चीन और नॉर्थ कोरिया में से कोई एक। तो नॉर्थ कोरिया की स्थिति चीन से भी ज्यादा डेंजरस है भाई अभिव्यक्ति के मामले में। जून 2022 G7 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो जर्मनी में। G7 विकसित देशों का एक समूह है जिसका शिखर सम्मेलन जर्मनी में हुआ है और आमंत्रित देशों में कुल 4 देश है, उसमें भारत का भी नाम है। 4 देश कौन कौन से? भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और सेनेगल। ये चारों देश जो हैं वो विशेष आमंत्रित देश हैं। हाल ही में जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए कौन सा समझौता, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो लागू है? किस आधार पर ये सारे एग्रीमेंट्स होते हैं? तो पेरिस समझौता। ये पेरिस समझौता जो है वो कब लागू हुआ था? 2015 में। कोपेनहेगन है, मॉन्ट्रियल है, रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन भी हुए थे। लेकिन अभी लेटेस्ट जो पेरिस समझौता 2015 में जो हुआ था जलवायु से संबंधित, वही है जिसके आधार पर सारे रोकथाम के प्रयास होते हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स हेतु एक परामर्शदात्री परिषद का गठन किया गया है जुलाई 2021 में। ये भारत के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। भारत संघ बनाम
मोहित मिनरल्स, ये एक मामला है जो जीएसटी से संबंधित विवाद के कारण अभी हाल ही के महीनों में चर्चा में रहा है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ हरित रणनीतिक साझेदारी हेतु समझौता किया है? तो साथियों ध्यान रखेंगे, कौन सा देश? डेनमार्क, पवन चक्कियों का देश भी इसको कहते हैं। इसरो के नए संचार उपग्रह GSAT-24 का प्रक्षेपण हुआ है भाई, GSAT-24 कहां से? फ्रेंच गुयाना से। GSAT-24 प्रक्षेपण स्थल फ्रेंच गुयाना है। यह प्रक्षेपण यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा किया गया है। रॉकेट जिससे इस उपग्रह को प्रक्षेपित किया है उसका नाम है एरियन, और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO सिद्धांत पर काम करने वाला यह रॉकेट है जिसने GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना से किया है, जो कि लैटिन अमेरिकन देश में भारत का एक स्पेस प्रक्षेपण स्थल जो बना रखा है वो है PSLV C-53। PSLV C-53 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए सिंगापुर के 3 उपग्रहों को हाल ही में भारत ने प्रक्षेपित किया है। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। ये कब से हुआ है? तो 1 जुलाई 2022 से अधिसूचना जारी कर दी गई है, लेकिन फिर भी जब तक इस सोर्स को बंद नहीं करेंगे तब तक कंज्यूमर को आप दबाव में नहीं ला सकते कि आप इसे यूज ना करें। इतनी अवेयरनेस अभी जनता में आई नहीं है, लेकिन कोशिश है सरकार की कि जनता में अवेयरनेस आए, और इसी कारण से सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने का सरकार का निर्णय रहा है। ब्रिक्स देशों का समूह, एक नाम दिया है ब्रिक्स। B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। ये जो 5 देश हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसका 14वां शिखर सम्मेलन चीन में हुआ है, वर्चुअल तरीके से हुआ है, जून 2022 में हुआ है, और इसका 15वां शिखर सम्मेलन जो है वो दक्षिण अफ्रीका में प्रस्तावित है। 1 जनवरी 2023 से संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ और नए अस्थायी सदस्य बनेंगे। वो सदस्य जिनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा वो निकल जाएंगे और उनकी जगह पर कुछ नए सदस्य आ जाएंगे, जिसमें जापान, इक्वेडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। जापान, इक्वेडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड, ये 5 जो देश हैं वो जनवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में नामित होंगे। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। स्थायी सदस्य स्थायी होते हैं, इनके पास वीटो शक्ति होती है। 5 विश्व के देश हैं जो स्थायी सदस्य हैं, इसमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल है। देश की पहली निजी क्षेत्र की रेलगाड़ी दक्षिणी जोन में इसे चलाई गई है। भारत गौरव यात्रा, भारत गौरव रेलगाड़ी के अंतर्गत इस रेलगाड़ी को स्टार्ट किया है। ये रेलगाड़ी कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु का एक स्टेशन है, से शिरडी, जो कि महाराष्ट्र का एक बड़ा धार्मिक महत्व का स्थल के बीच चलाई जा रही है। और IRCTC की प्रथम थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन का भी संचालन शुरू कर दिया गया है। ये सफदरगंज स्टेशन से जनकपुर, नेपाल तक जाएगी। सफदरगंज स्टेशन जो है वो नई दिल्ली में आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त कर दी गई है, रुचिका कंबोज। तो रुचिका कंबोज संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि होगी, यह आपको ध्यान रखना है। भाला फेंक प्रतियोगिता जो फिनलैंड में संपन्न हुई, और अपने जो स्टार हैं नीरज चोपड़ा, उन्होंने अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा और 89.30 मीटर तक उन्होंने भाला फेंका और एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड आपको ध्यान रखना है, जो नया रिकॉर्ड बनता है या किसी भी इवेंट में कोई गोल्ड मेडल या कोई ब्रॉन्ज मेडल या सिल्वर मेडल जीतता है इंटरनेशनल इवेंट में, तो उसने कितने मीटर फेंका या उसने कितने पॉइंट्स अर्जित किए। अभी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में अवनी लेखरा का जो शूटिंग के अंदर था उसके पॉइंट्स का क्वेश्चन पूछा गया था, 458.3 पॉइंट्स ये करेक्ट उसका आंसर था। तो ये भाला फेंक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड नीरज चोपड़ा ने खुद ही का तोड़कर क्या बनाया है, तो 89.30 मीटर का बनाया, ये आपको ध्यान रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये जो चले हैं, इसमें पहला स्थान किस राज्य का रहा है, तो हरियाणा का, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 44वां शतरंज ओलंपियाड ये जुलाई 2022 में स्टार्ट हुआ था, और ये कहां पर हुआ था, तो महाबलीपुरम के शोर मंदिर बड़े फेमस है।
पल्लव शासकों के काल के मंदिर है। इतिहास में हम इसको चर्चा करेंगे। भारत और नेपाल के बीच में कुछ विवादित पॉइंट्स आए हैं हाल ही में, जिसमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलर पॉइंट रहा है वो काला पानी क्षेत्र विवाद रहा है। काला पानी, लिम्पिया, धुरा, लिपू लेक, ये उत्तराखंड और नेपाल बॉर्डर पर जो आते हैं, उसमें पाकिस्तान, भारत और नेपाल के बीच में ये कुछ विवादास्पद क्षेत्र रहे हैं। अभी हाल ही में सुस्ता पानी एरिया नाम से एक नया विवाद उत्पन्न हुआ है। ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में जो गंडक नदी बहती है, उस बहाव क्षेत्र में आने वाला एक क्षेत्र है, और गंडक नदी ने अपने प्रवाह क्षेत्र को बदल दिया, और ये जो क्षेत्र है अब वो नेपाल की तरफ चला गया, लेकिन भौगोलिक रूप से इसे भारत में ही माना जाता है। तो नेपाल इस क्षेत्र पर अपना दावा कर रहा है। तो एक हाल ही में ये एक नया विवाद का विषय आ गया है। एक बहुत जबरदस्त जो बात है वो यही है कि भारत और नेपाल के बीच में सुगौली संधि 1816 में हुई थी। नेपाल और ब्रिटिश राज, उस समय भारत पर ब्रिटेन का आधिपत्य था, तो उसी संधि के तहत भारत और नेपाल की सीमाओं का निर्धारण किया गया है। विश्व के शीर्ष 200 जो शिक्षण संस्थान है उसमें से 3 जो है वो भारत के हैं, और विश्व का नंबर 1 जो शिक्षण संस्थान है वो कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। और भारत के जो शीर्ष 3 संस्थान हैं उसमें नंबर 1 पे नाम आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में जो है, दूसरे नंबर पे IIT मुंबई, तीसरे नंबर पे IIT दिल्ली। ये आपको ध्यान रखना है। क्वाड शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में टोक्यो में हुआ था। पिछले बुलेटिन में, पिछले सेशन में हमने इस पर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी ने विश्व के 3 राष्ट्राध्यक्ष, अमेरिका के प्रेसिडेंट, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और जापान के प्राइम मिनिस्टर को कुछ विशेष गिफ्ट दिए हैं इस सम्मेलन के दौरान। तो वो गिफ्ट बड़े चर्चा में हैं, आपको ध्यान रखना है। एक तो सांची कला, इसे USA प्रेसिडेंट को दिया गया। ये सांझी कला क्या है? तो ये मथुरा से संबंधित है। सांझी का मतलब सांध्य, शाम का समय है, और एक पेंटिंग का काम इसमें होता है। और वल्लभ संप्रदाय ने 15वीं-16वीं शताब्दी में इस कला को बहुत ही लोकप्रिय किया था। दूसरी गोंड कला है, जिस गोंड कला ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को गिफ्ट की गई थी। ये भी एक चित्रकारी है, और ये मध्य प्रदेश की जो जनजाति है, बहुत बड़ी गोंड, उनसे संबंधित है। और एक रोगन पेंटिंग, ये जापान के प्रधानमंत्री को दी गई थी। रोगन पेंटिंग जापान के प्रधानमंत्री को दी गई थी। ये कच्छ गुजरात से संबंधित है, और कपड़े पर छपाई का इसमें कार्य होता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी ये एक रिपोर्ट प्रकाशित करती है, और GSR, ये ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट GSR 22 के अनुसार भारत 2021 में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भारत 2021 में अक्षय ऊर्जा क्षमता के अनुसार, अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के अनुसार विश्व में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर आ गया है। अभी भी विपुल संभावनाएं भारत में है, और भारत का सौर ऊर्जा के मामले में विश्व में तीसरा स्थान है, और पवन ऊर्जा के मामले में विश्व में चौथा स्थान है। अक्षय ऊर्जा निगम राजस्थान में भी एक संस्था कार्य कर रही है, जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो होते हैं उनको बढ़ावा देने से इसे संबंधित है। बेड बैंक, एक नया कॉन्सेप्ट आरबीआई के गवर्नर साहब लाने जा रहे हैं। अभी तक एग्जीक्यूट किया नहीं है, पर हो सकता है इसको कर दें। बेड बैंक क्या है? तो जो बैंक हैं जिनका NPA है, NPA मतलब नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स, जो बहुत ज़्यादा हो गया, जो बैंकों की बैलेंस शीट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने लगा है, तो उस NPA को वो बेड बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। और बेड बैंक को वो जो नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स है, उस बैंक की जो लाइबिलिटीज़ है वो कलेक्ट करने की जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि उस बैंक की बैलेंस शीट में NPA की एंट्री ना हो और उस बैंक की बैलेंस शीट को ठीक किया जा सके। वेस्ट नील वायरस, कौन सा वायरस साथियों? वेस्ट नील वायरस चर्चा में है। क्यों? क्योंकि त्रिशूर केरल में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। क्या है इस वायरस में खास बात? ये पक्षियों में पाया जाने वाला जानलेवा एक संक्रमण है, और एक क्यूलेक्स नस्ल के संक्रमित मच्छर के काटने से ये इंसानों में फैलता है। ये मेडिकल साइंस में एक नई चुनौती सामने फिर से दिखाई दे रही है। और एक जाते जाते साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में एक चंद्रकंप के बारे में बात करें। भूकंप आपने सुना है नाम, पृथ्वी पर जो भूकंप आते हैं, प्लेट्स में जो मूवमेंट होता है,
हलचल जो होती है, भूगर्भिक हलचल, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। और अगर ये महासागरीय प्लेट होती है तो महासागर में उसकी वजह से सुनामी क्रिएट होती है। सुनामी जो कि एक जापान का शब्द है, और सुनामी का कारण क्या है तो भूकंप। तो उसी तरीके से चंद्रमा पर भी भूकंप आते हैं, जिससे चंद्रकंप नाम दिया जाता है। चंद्रमा में चंद्रकंप आने के जो कारण है उसमें एक तो पृथ्वी का ग्रेविटी है, जिसकी वजह से चंद्रमा में कंपनता हो जाती है और चंद्रकंप आते हैं। दूसरा, उल्कापिंड कोई टकरा जाए चंद्रमा से तो उसकी वजह से भी चंद्रमा पे चंद्रकंप आते हैं। और पृथ्वी की तरह ही चंद्रमा का जो केंद्रीय भाग है वो भी लिक्विड फॉर्म में है और उसमें प्लेट्स मूव कर रही है, उसकी वजह से भी चंद्रमा में चंद्रकंप आते हैं। लेकिन इन तीनों कारणों के अलावा एक बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो है टेम्परेचर में वेरिएशन। लगभग 60 डिग्री टेम्परेचर में पर डे वेरिएशन रहता है चंद्रमा की धरातल का। रात्रि में 194 डिग्री सेल्सियस और दिन में लगभग 144 डिग्री सेल्सियस। रात्रि में 144 डिग्री सेल्सियस और दिन में 194 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और वेरिएशन आ गया इसमें लगभग 60 डिग्री सेल्सियस का। इसकी वजह से चंद्रमा की जो सतह है वो फैलती है और सिकुड़ती है और उसमें कंपन आते हैं, और ये कंपन का जो काल होता है वो 1 से 1.5 घंटे तक का लगातार होता है। तो चंद्रमा पे जो चंद्रकंप आते हैं उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है तो दैनिक तापांतर में अंतर, यही कारण है चंद्रमा पे चंद्रकंप आने का। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाइए। नियमित रूप से आपको देश दुनिया की खबरें हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे, और अच्छे से इसे पढ़िए। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।